नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अध्याय 6 में वर्णित लाइसेंसेस के विषय में। दोस्तों, अधिनियम में इस अध्याय का वर्णन धारा 52 से लेकर धारा 64 तक में किया गया है। अब हम एक एक करके इस अध्याय के मुख्य प्रावधानों पर विचार करेंगे। हम आते हैं धारा 52 पर। धारा 52 में लाइसेंस को डिफाइन किया गया है कि जहां एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अचल संपत्ति में कुछ ऐसी चीज करने या करते रहने का स्वत्व प्रदान करता है जो ऐसे स्वत्व की अनुपस्थिति में अवैध होती, और ऐसा स्वत्व किसी सुखाधिकार या फिर उस संपत्ति में किसी हित के बराबर नहीं हो जाता, तो वह स्वत्व अनुज्ञप्ति या लाइसेंस कहलाता है। अब क्या समझ में आया आपको कि लाइसेंस क्या होता है? कुछ पिक्चर बनी आपके माइंड में या नहीं? अगर नहीं तो मैं थोड़ा और सरल करके आप सबको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं हूं, अब मैं आपको अपनी किसी अचल संपत्ति पर, मान लीजिए कि कोई भूमि ही, उस पर मैं आपको कुछ करने की अनुमति देता हूं कि मेरी ये भूमि है, आप इस पर अमुक काम कर सकते हैं। अगर मैंने ये अनुमति नहीं दी होती और आप उस पर कोई कार्य करते तो आपका वह कार्य क्या हो जाता? अवैध हो जाता। तो इस मेरी अनुमति से ही तो मेरी भूमि पर आपको कुछ करने का अधिकार मिला है, तो वो क्या कहलाएगा? लाइसेंस, कि मैंने आपको लाइसेंस दे दिया। अगर और सरल भाषा में लाइसेंस को समझने की कोशिश करें तो जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर कुछ करने का अधिकार देता है, परंतु यदि उसने उसे अन्य व्यक्ति को ऐसा अधिकार ना दिया होता तो क्या होता? इस अन्य व्यक्ति का कार्य अवैध हो जाता। ठीक। अब आप लाइसेंस को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं को जान लीजिए। इससे आपको लाइसेंस का कॉन्सेप्ट समझने में सुविधा होगी। तो एक लाइसेंस में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, लाइसेंस लाइसेंसी के कार्यों को वैधता प्रदान कर देता है। नंबर 2, लाइसेंस का संबंध भूमि के स्वामित्व से नहीं होता। नंबर 3, लाइसेंस को इसके प्रदाता द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है। नंबर 4, लाइसेंस एक सकारात्मक अधिकार है, नकारात्मक नहीं। और लास्ट में, लाइसेंस को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं ये सारे पॉइंट्स तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि इनमें समझाने का कुछ है नहीं, सीधी सरल सी बातें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात और आप जान लीजिए कि यह लाइसेंस सुखाधिकार से अलग होता है, और यह लाइसेंस जो होता है यह पट्टे से भी अलग होता है, लीज से। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इन सब के कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, इसलिए इनको आप मिक्स मत कीजिएगा और ना ये समझिएगा कि सुखाधिकार या लाइसेंस या पट्टा सब एक ही चीज़ें हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब इस अध्याय के हम मुख्य प्रावधान ही देखेंगे। अब आप आ जाइए धारा 60 पर। धारा 60 प्रावधान करती है कि कोई अनुज्ञप्ति कब निरसन के योग्य होगी। लाइसेंस बैन रेवोकेबल। इस धारा में कह रहे हैं कि किसी प्रदाता द्वारा कोई अनुज्ञप्ति उस समय तक निरस्त की जा सकती है जब तक कि, आप बेरक देखिए, किसी प्रदाता द्वारा कोई अनुज्ञप्ति उस समय तक निरस्त की जा सकती है जब तक कि, नंबर 1, वह संपत्ति के हस्तांतरण से युक्त ना हो, और वह हस्तांतरण
लागू ना हो। अब इसका क्या मतलब है? कहने का तात्पर्य यह है कि किसी लाइसेंस का विखंडन तभी तक किया जा सकता है जब तक कि अंतरण लागू नहीं होता। मतलब जैसे ही लाइसेंस के साथ संपत्ति को अंतरित कर दिया जाता है तो लाइसेंस अभिखंडनीय हो जाता है। और दूसरा है धारा 60 खा, देखिए कि अनुज्ञप्ति ग्रहीता ने अनुज्ञप्ति के आधार पर कार्य करते हुए किसी स्थायी प्रकार के कार्य का संपादन न कर दिया हो और उक्त संपादन में व्यय न किया हो। भाई लाइसेंसी ने लाइसेंस के आधार पर कुछ कार्य किया और कुछ व्यय कर दिया, फिर लाइसेंसर उस लाइसेंस को कैंसिल कर दे, तो लाइसेंसी ने जो कुछ खर्च किया वह सब पैसा तो बट्टे खाते में चला जाएगा। इसीलिए इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कोई लाइसेंस तभी तक निरस्त किया जा सकेगा जब तक लाइसेंसी ने उस लाइसेंस के आधार पर कोई कार्य संपादन ना कर लिया हो या कार्य के संपादन में कुछ व्यय न किया हो। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि निर्माण कार्य में व्यय की धनराशि महत्वपूर्ण नहीं होती। यदि निर्माण कार्य पर मान लीजिए कि खाली 20 रुपए ही व्यय किए जा चुके हैं तो भी लाइसेंस अभिखंडनीय हो जाएगा। अब आइए धारा 61 पर। धारा 61 लाइसेंस निरस्त करने के दो तरीके बताती है कि इन दो तरीकों से किसी लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 अभिव्यक्त रूप से तथा नंबर 2 विवक्षित रूप से। अब ये अभिव्यक्त और विवक्षित की टर्मिनोलॉजी तो आप सब समझते ही होंगे, सैकड़ों जगह पढ़ चुके होंगे अब तक आप इसे, तो इस पर समय खर्च ना करके आगे बढ़ते हैं धारा 62 पर। धारा 62 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई लाइसेंस कब निरस्त माना जाएगा। इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। आप बीआर एक्ट खोलकर धारा 62 निकालिए। इसमें लिखा है कि कोई अनुज्ञप्ति उस समय निरस्त की गई मानी जाती है। पहला कह रहा है जब उसके प्रदाता के हित की समाप्ति हो जाती है। भाई प्रदाता के हित की समाप्ति हो गई तो अनुज्ञप्ति क्या होगा? निरस्त हो जाएगी। दूसरा कह रहा है जब लाइसेंस ग्रहीता व्यक्त या लक्षित रूप में उसका परित्याग कर देता है। जिसने लाइसेंस लिया उसने व्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से उसका परित्याग कर दिया, तो जब लाइसेंस का ही परित्याग कर दिया तो फिर लाइसेंस कैंसिल हो गया। जहां वह किसी सीमित अवधि के लिए प्रदान किया गया था या इस शर्त पर प्राप्त किया गया था कि वह किसी उल्लिखित कार्य के करने या ना करने पर व्यर्थ हो जाएगा और वह अवधि समाप्त हो जाती है या शर्त पूरी हो जाती है। भाई मान लीजिए लाइसेंस किसी सीमित अवधि के लिए दिया गया था, मान लीजिए 6 महीने के लिए दिया गया था, तो 6 महीने बीत जाएंगे तो वो फिर क्या होगा? लाइसेंस समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही लाइसेंस किसी शर्त पर दिया गया था कि आप ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे, तो वो जब काम या तो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो जब वो शर्त पूरी हो जाएगी तो वो लाइसेंस क्या होगा? निरस्त हो जाएगा। अगला देखिए घा, जहां लाइसेंस की विषय वस्तु ही नष्ट हो जाती है। अब लाइसेंस की विषय वस्तु ही नष्ट हो गई तो फिर लाइसेंस का क्या होगा? लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। या फिर किसी महान शक्ति द्वारा विषय वस्तु में कोई स्थायी परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि लाइसेंस ग्रहीता स्वत्व का और अधिक प्रयोग ना कर पाए, तो क्या होगा? जब प्रयोग नहीं कर पाएगा तो लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। जहां अनुज्ञप्ति ग्रहीता संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन जाता है, जहां पर लाइसेंसी जो है संपत्ति का ही स्वामी बन गया तो फिर लाइसेंस क्या माना जाएगा? निरस्त। अगला देखिए, जहां लाइसेंस किसी प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया हो और वह प्रयोजन या तो प्राप्त हो जाता है या फिर त्याग दिया जाता है या फिर असाध्य हो जाता है। अब लाइसेंस जो था किसी प्रयोजन के लिए दिया गया था और वो प्रयोजन पूरा हो गया तो फिर लाइसेंस क्या माना जाएगा? निरस्त हो गया। अगला देखिए, जहां पर लाइसेंस किसी विशेष पद, कार्य नियोजन या पात्रता धारण करने के रूप में प्रदान किया गया हो और उस पद या कार्य नियोजन या पात्रता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।
तो जिस आधार पर लाइसेंस दिया गया था वो आधार ही अगर नष्ट हो जाता है तो फिर लाइसेंस क्या माना जाएगा? निरस्त। अगला देखिए, जहां पर अनुज्ञप्ति का 20 वर्ष तक निरंतर उपभोग ना हो पाया हो, वहां पे लाइसेंस निरस्त माना जाएगा। और लास्ट है कि किसी सहायक अनुज्ञप्ति के विषय में जब उस हित या स्वत्व का जिससे यह अनुज्ञप्ति सहायक हो कोई अस्तित्व ना रहे, तो भी लाइसेंस क्या माना जाएगा? निरस्त। तो ये बहुत सरल हैं, आप इसमें एक बार भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस अध्याय में मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड एवं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ प्रावधानों का ही वर्णन किया है, क्योंकि अननेसेसरी सेक्शंस पढ़ने से आपको कन्फ्यूज़न होगा। हाँ, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप अवश्य पक्का कर लीजिए। एक ही वीडियो को भले ही 4-5 बार सुनना पड़े या फिर चाहे एक ही बेयर एक्ट को 4-5 बार पढ़ना पड़े, लेकिन आप पक्का करके ही उसे छोड़िए। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ा आपने सब कुछ होता है, मगर पूछो तो आता कुछ भी नहीं है। अभी आप ये एक्ट पढ़ रहे हैं और वो आपने पूरा पढ़ा नहीं, फिर सीआरपीसी उठा ली, फिर सीपीसी उठा ली। आप एक एक एक्ट को पक्का करते चलिए, निपटाते चलिए एक एक एक्ट को। कि मान लीजिए टोटल 21 एक्ट हैं हमारे सिलेबस में, तो हमने माना ये 10 एक्ट हमने तैयार कर लिए और हमें ये मालूम है कि अब 11 बचे हुए हैं जो तैयार करने हैं। तो इस तरीके से अपनी एक प्लानिंग बनाइए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके हमारे इस चैनल को दूसरों से भी शेयर अवश्य करें। आपकी सफलता की मैं सच्चे हृदय से कामना करता हूँ। धन्यवाद।